कोई बात नहीं, बहुत आसान सवाल है। एक बिंदु दिया हुआ है, नाम लिख लेते हैं इनका P, जिसका कि निर्देशांक है 0, 2। इससे पास हो रही है रेखा, और पास होते होते जो x का धन अक्ष है कितना एंगल बना रही है? देखो सवाल में लिखा है सब, धन x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाती है, 2π/3। तो यहीं पे हम इनको ठीक कर लेते हैं। पहले पाई इस रेडियन में हुआ, ठीक है, समझो इसे, ये रेडियन में हुआ, इनको बदलो, थीटा बनाओ, तब पता चलेगा कितना डिग्री बनाया। तो पाई के जगह रख दीजिए 180, और अपोन क्या करेंगे 3, काट सकते हैं। तो सब मिल कर के थीटा कितना डिग्री हो गया? 120 डिग्री। अब सवाल पढ़ते हैं जरा एक बार फिर। बिंदु 0, 2 से गुजरने वाली और इतना कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। 120 बताओ होता कैसा है? ये अगर x अक्ष y अक्ष सब हुआ, अगर x अक्ष के धन वाले के तरफ, पॉजिटिव के तरफ, ये तो सीधा होता है तो 90 होता है, इससे ज़्यादा ही होगा ना, तो ऐसी होगी रेखा। तो ये हुआ 120, और कभी यहाँ पे 0 और 2 होता है तब इससे पास भी कर रही है और x अक्ष के साथ 120 बना भी रही है। इसी रेखा का समीकरण चाहिए जिसका नाम रख देते हैं L। तो हमें इससे ढाल मिलेगा कि नहीं? तो m बराबर 10 थीटा की जगह क्या लिख देंगे 100। तो 120 डायरेक्ट पता है तो यूज कर लो, अगर नहीं पता तो इनको कितना माइनस, अच्छा देख ही लेते हैं, काहे कि 30 पे जाके रुकेगा ही। 10 रहने दो, 120 को टुकड़ा कर लो 90 प्लस 30 में। 90 प्लस जब भी होता है तो दूसरे घर में जाया जाता है, दूसरे घर में जाता है तो माइनस होता है। 10 का तो घर वो है नहीं, इसलिए माइनस में होगा, और 90 को देखते हैं तो 10 बदल भी जाएगा कॉट में, तो 30 पे जा कर के रुका। अब कॉट 30 हमें पता होना चाहिए, ये तो 90 के अंदर की चीज़ है। कॉट 30 उतना ही होता है जितना 10 60 होता है, √3। तो ये हमें स्लोप मिल चुका है रेखा का। अब तुम्हें क्या क्या मिला? बिंदु ढाल रूप लगा दो, बिंदु ढाल रूप समीकरण। इसका सूत्र हमने क्या पढ़ा है? y माइनस y1, मतलब कि यहाँ ढाल रहता है, फिर x माइनस, बस इस पे बैठा दीजिए, ये इक्वल टू है बीच में। तो उसके बाद ये तुम पहले वाले को x1 समझो, इसको y1 समझो। इस y1 के जगह 2 रख देंगे। चलिए m के जगह पता चल चुका है -√3 इंटू x के जगह x1 जैसे रख देंगे तो वो 0 है। हाँ, बातचीत नहीं करो, एकदम शांत रखो ना 1 घंटा, एकदम पूरा। मैथ का मतलब होता है शांति, ऐसे दिमाग में हलचल होते रहता है, बॉडी में भी हलचल लाओगे तो घर गड़बड़ नहीं हो जाएगा। ठीक है, तबीयत ठीक हो गई? चलिए, वैसे बैठोगे तो नींद आने लगेगा, फ्रेंकली अच्छे तरीके से बैठ जाओ और लिखो जल्दी। √3 माइनस है बाहर में, और ये x को x में से 0 माइनस करेंगे, कुछ बचेगा नहीं, x के साथ सिर्फ -√3 बचेगा। तो समीकरण, ये माइनस वाले पोर्शन को उधर लेके चलते हैं, तो √3x + y - 2 = 0। ये हुआ जो रेखा दिख रही थी 120 डिग्री के साथ, उसका समीकरण। सवाल में एक और बात कह रखा है कि देखो ऐसा ही था ना हमारे पास, यही, और यहाँ था 0 और 2, ये होता है मूल बिंदु। अब सवाल में एक और लाइन लिखा हुआ, उनको पढ़ते हैं। कह रखा है कि एक और रेखा है जो इसके समांतर है। अब इस रेखा के, इसका तो समीकरण हमने निकाल लिया, इसके समांतर किधर होगा? या तो इधर होगा या इधर होगा, ऐसे ऐसे करके हो सकता है, या ऊपर हो सकता है। सवाल में पढ़ो, लिखा है कि नीचे है, मूल बिंदु से नीचे, जैसे कि ऊपर काट रहे 0 2 इकाई, मूल बिंदु से नीचे 2 इकाई पे काटते, मतलब कि 0 और -2 पे, नीचे की तरफ 2 इकाई, इससे भी पास कर रही रेखा, लेकिन इसके समांतर होनी चाहिए था, ऐसा बना देंगे। ठीक है, अब पिक्चर की ज़रूरत हो गई, तो नहीं बनाए तो उस वक्त तो दोबारा कर लो।
ये रेखा L1 लगा दो, इसमें L2 लगा दो, इसका जो भी स्लोप होगा समांतर होने के कारण इसका भी स्लोप वही होगा। याद करो, दो रेखाएं जब आपस में समांतर होते दोनों के ढाल क्या होता है आपस में बराबर, तो इनके स्लोप की टेंशन नहीं रहा। अब इनका जो स्लोप निकाल के रखे वही इनका भी काम कर जाएगा। और इसकी समीकरण निकालने के लिए एक बिंदु चाहिए, तो बिंदु देख रहे हैं यार, है ना, तो तब लिखेंगे चूँकि रेखा L1 समांतर L2 पैरेलल L2, इसीलिए जो रेखा मतलब कि L2 की जो ढाल होगी, L2 की ढाल वही होगी जो L1 की आई थी, मतलब पहले जो ढाल हमने निकाला -√3। तो समीकरण L2 का समीकरण इसी सूत्र से, लेकिन बिंदु बदल गया, तो y1 की जगह इस बार क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू m की जगह यही वाला -√3, फिर x1 की जगह यहाँ भी 0 ही है, तो एक यहाँ पे देखो y माइनस माइनस प्लस बन जाएगा इक्वल टू -√3x। इनको भी उसके तरह उधर लेके चलते हैं, तो √3x + y + 2 बराबर 0। एक यहाँ आंसर है, एक पहली रेखा का आंसर समीकरण के रूप में वहाँ और यहाँ दूसरा। मान लेते हैं यहाँ पे मूल बिंदु है जिनका निर्देशांक होता है 0 0, ठीक है। इसी बिंदु से लंब डालना है, समझिएगा ध्यान से। पहले कोई एक रेखा मानते हैं, उनके सीधा सीधा इनको मिला देंगे। मान लो एक रेखा है ऐसे, जिसका नाम रख देते हैं तत्कालिक के लिए रेखा PQ, और इस बिंदु से इस पे लंब डालेंगे तो इधर उधर थोड़ी डालेंगे, सीधे ही ना डालें। तो ये हो गया लंब, पूरा अस्तित्व मिला देते हैं, ये हो गया लंब। लेकिन लंब जो डाला गया ना मूल बिंदु से, कहाँ पे जाके मिल जाती है इस रेखा पर, एक बिंदु और लिखा है बगल में -2 और 9 पे जाके मिल जाती है। ये हो गया -2 और 9 इस बिंदु का कोऑर्डिनेट। अब कह रखा है कि PQ का समीकरण बताओ, PQ का समीकरण क्या होगा, समीकरण बराबर 8। तो क्या दिक्कत है, समांतर वाला था, ये लंबवत है, तो जो स्लोप इसका होगा, ठीक है, इसका स्लोप गुना इसका स्लोप मिलके क्या होने चाहिए -1। मिलके मतलब बराबर थोड़ी होता है हमेशा, समांतर रहता है तो बराबर, समांतर तो है नहीं। अब ये क्या है, लंबवत है, लंबवत का फ़ायदा उठाएंगे, मतलब जो मूल बिंदु का निर्देशांक भी O मान लेते हैं, तो यहाँ इसका Q हमने इसका R ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे OR की ढाल गुना PQ की ढाल। क्या ये बात लिख सकते नहीं, बोले बताओ, गुना करके क्या मिलना चाहिए, पढ़े नहीं सब बहुत समय पहले ही। दो रेखा अगर लंबवत है तो उसका M1 दूसरे का M2 ढाल के रूप में गुना करके क्या होना चाहिए -1। तो इसकी ढाल कैसे लिखेंगे, OR देखो O यहाँ ये वाला जो रेखा खंड, इसकी ढाल हाँ वही सूत्र से y2 से y1 घटा देंगे, x2 से x1। सोच लो कुछ, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, 9 में 0 घटा देंगे, -2 -0। ऐसा करने में किसी को दिक्कत, गुना PQ की ढाल पता नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, PQ की ढाल ये निकालना ही है इसी को, इक्वल टू -1। इसको ठीक करो, 9 - 0 क्या मिलेगा, और -2 -0 -2 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -2 हो जाएगा बस, इंटू PQ की ढाल इक्वल टू -। चलो इन सब चीज़ को इधर कर देते हैं, बच जाएगा हमारे पास क्या, PQ की ढाल देखो क्या हो जाएगा, एक तो माइनस इसका है, एक गुना ये पलट इधर आएगा ना, पलट जाएगा, ये -2 ऊपर 9 नीचे। कोई दिक्कत ऐसा करने में, इनको ठीक कर लो, क्या हो जाएगा 2/9। कोई दिक्कत, किसकी ढाल मिला, ये रेखा की PQ। अब इनका समीकरण चाहिए, इसी का समीकरण चाहिए, तो ढाल भी मिल गया, बिंदु भी है इसी रेखा पे, मतलब इस बिंदु को देख के क्या बोलेंगे, ये बिंदु इस रेखा पर है, या नहीं तो ये बोल सकते हैं ये जो बिंदु है ना इससे रेखा पास भी कर रही है, दो ही बात बोल सकते हैं। तो जब पास कर रहे हैं तो अभी देख लो, ढाल पता होता है, बिंदु पता होता है, तो करते नहीं सब, समीकरण बराबर। चलो हो गया, अब कुछ भारी नहीं है, यहाँ से लिख लो और समीकरण खुद ही बनाओ।
समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस, छोड़ दे सर। हाँ यहाँ तक हम पहुँचा देते खाली। अब ये तुम x1 y1 इसको नहीं कहोगे, इस रेखा पे जो बिंदु दिख रहा है उसको कहोगे, समझे बात को। तो -2 और 9 को x1 और इसको y1 समझोगे और बनाओ। हम खाली यहाँ तक पहुँचा देते हैं। y - 9 इक्वल टू स्लोप इसका 2/9 मिला है, फिर x -2 मिला है। अब तुम आगे कर लो खुद से। सवाल है नंबर 16, पढ़ो सवाल। एक प्रयोग किया गया तांबे के छड़ पे, जब 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया ना उसको, तो पहले 20 लिख लेंगे कोमा, तो उसकी लंबाई कितनी थी, 124.942 थी। ये पहला बिंदु हो गया एक तरह से, x और y के रूप में दिखा, ठीक है। और ये p के हो गया, यहाँ पे क्यों समझ लो, तांबे की छड़ हो गई। दूसरा पॉइंट है, अगर सेल्सियस हो जाता है 110 डिग्री से और फिर इसकी लंबाई हो जाती है फिर 125.134, टेंशन मतलब बड़े बड़े नंबर दिख तो रहे हैं लेकिन छोटे हैं पॉइंट में। तो सवाल है कि L को C के पदों में व्यक्त करिए। तो L मैंने लंबाई को तापमान सेल्सियस के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो ये जब भी तुम्हें सवाल में दिखाई दे ना, व्यक्त करिए उनके पदों में, पहले इनको समझ लो अच्छे से। कभी हमें दिखता है ना x बराबर y प्लस समथिंग, कुछ ना कुछ दिखता है, मतलब क्या हुआ इसका ना, x को y के पद में लिखा गया है, x का जो भी आंसर आएगा y के कारण आएगा, मतलब ये हुआ। कभी कहेगा तुमको कि y को x के पद में लिखिए, तो समझो y बराबर लिखना है, x सब अब इधर रहेगा, उधर एक भी x नहीं देखेगा, समझे। इसका मतलब यही है, ये क्या कह रहा है, L को C के पद में लिखिए, तो इसका मतलब L बराबर तुम्हें कुछ ना कुछ करना है। उल्टा रहता है, C को L के पद में लिए, को के इन पे ध्यान देना, L को लिखना है C के पद में, तो L बराबर लिखना है। अगर C यहाँ रहता है L यहाँ रहता, तो C को L के पद में, तो C बराबर फिर चलाते काम, तो L बराबर जो भी आएगा वो हमें पता करना है। तो दो बिंदु दिख रहा है, x के जगह y के जगह x के जगह भी दिख रहा है, x1 y1 x2 y2, समझ जाएंगे देख के। मतलब ऐसा कहें C1 L1 C2 L2, पहली सेल्सियस फिर पहली लंबाई ना, तापमान में दूसरा सेल्सियस और दूसरी लंबाई, तार के तांबे का था ना छड़, उनकी लंबाई अलग अलग हो रहा है अलग अलग तापमान पे। तो दो बिंदु दिख रहा है, इसलिए दो बिंदु रूप समीकरण, तो y के जगह पे दिख रहा है लेकिन L समझेंगे, ये क्या है, C है, ये L है, इसको C1 L1 समझ लो, ये C2 हो गया L2 हो गया। तो y के रूप में रहता था तो y - y1 लिखते थे, L के रूप में ना, तो L माइनस, समीकरण क्या हो जाएगा, L माइनस L1 इक्वल टू L2 माइनस L1 बटे C2 माइनस C1 इंटू C माइनस C1। ये है समीकरण का रूप, याद करो। दो बिंदु होता था ना, x1 y1 x2 और, तो क्या समीकरण होता दो बिंदु रूप का, y - y1, ये सब आया ना माइंड में। फिर यहाँ क्या होता था, ये तो बहुत पुरानी बात होगी, फिर यहाँ पे x माइनस, कुछ नहीं सोचो, खाली x के जगह c सोचो, y के जगह l सोचो। अब इनको जानते हो तो इनको भी समझ में आ गया, फिर लगा दो, वैल्यू रख दो, आंसर पहुंच जाएंगे। यहाँ बीच में माइनस ही है, ये L को रखेंगे y के तौर पे, जैसे y होता था उसमें। L1 क्या दिख रही है, 124 दशमलव, ये सब इनकी वैल्यू रख देंगे। कहाँ रहता है तुम्हारे, 0.192 अपॉन 110 में 20 माइनस करना है, सही बात है। फिर यहाँ C - 20 लिख देंगे, इस माइनस वाले चीज़ को इधर कर दो, L बराबर क्या हो जाएगा, पहले इन सब चीज़ को लिख लो, 0.192
बटे 90 इंटू में C माइनस 20, ई वाला माइनस वाला इधर आके ऐसे प्लस हो जाएगा 124 इंटू 942। तो पॉइंट ही समझ लो ए, अगर दूध की कीमत 14 रुपीज़ प्रति लीटर है तो कितना खरीद सकता है? 980 लीटर दूध खरीद लेता है। अब इसको समझिए, इस भाव से अगर रहा तो इतना लीटर दूध खरीदेगा। एक और बात है, किसी दूसरे सप्ताह से 16 रुपीज़ प्रति लीटर होते हैं दूध की कीमत, 16 रुपीज़ प्रति लीटर, तो वो कितने खरीद सकता है? 1220 लीटर। ये रुपीज़ में हो गया, मतलब ये है दाम, रेट, और ये है लीटर में दूध। हाँ, इस लीटर को देख के समझ गए ना किस चीज़ के होंगे। दूध इतने लीटर खरीदे गए और इतना दाम था वो। अब इसके बाद विक्रय बेच देता है, और विक्रय मूल्य तथा मांग के माध्य में संबंध रेखा मानते हुए कितना दूध 17 रुपये के दर से बेच सकता है। पहले इनका काम करो। दो बिंदु रूप देखा, उसके तरह देखा? हाँ, तो कुछ मत सोचो, ये x समझ लो, इसको y समझ लो, इसको भी x1 y1 x2 और y2। तो मतलब कि y बराबर, समीकरण क्या होता है दो बिंदु रूप का? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1। यही काम करना है और कुछ भारी नहीं है, खाली दूध और लीटर लिखा हुआ है, उसको देख के घबराएंगे नहीं। हाँ, वो नहीं करना। हमें कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्या, नाम क्या है? ठीक है, ये तुम उस तरह का जो 5वां 6वां किताब में एक एक नियम सब है ना, उस तरह से करोगे बिल्कुल बनेगा। लेकिन चैप्टर में क्या हम लोग 11th में बना रहे हैं, तो वो सब काम नहीं करेंगे। इन चीज़ का उपयोग करना है, कर सकते हो। इतना रुपया था तो इतना लीटर, मतलब इतना लीटर का इतना दाम हुआ, और फिर तुम एक लीटर का निकाल लोगे, उस सप्ताह में कितना हुआ, फिर दूसरे सप्ताह में दाम घट गया, थोड़ा सा बढ़ गया, 14 से 16 हो गया, तो इतने में इतना लीटर बेचा उसने, प्रॉफिट कमा रहा है बेच के। ये भी बेचने का टाइम था, ये भी बेचने का। तो पूछ रहा है एक टाइम ऐसा आएगा 17 रुपया हो जाएगा दाम, तो कितना बेचेगा, समझे? तो पहले हम बेचने वाला बात ना, यही कितना लीटर बेचेगा, तो यही लीटर y के जगह पे दिख रहा है, तो उसी तरह का y खाली निकाल देना। पहले समीकरण निकालो इसका, y माइनस y1 के जगह क्या लिखेंगे? 980। फिर y2 माइनस y1 मतलब 1220 माइनस 980, ऐसा लिखेंगे ना पहले। फिर दाम को दाम में घटा दो, 16 माइनस 14। फिर यहाँ x माइनस x1, पहला वाला दाम क्या था 14, ऊपर वाला x1 सब है, नीचे वाला x2 y2 है। तो ये तो घट नहीं सकता, ऐसे लिखते चले जाएंगे। इनको तो माइनस कर सकते हैं। 1280 में 1220 में 980 घटाओ, हे इसका 80 उसमें घुस रहा है, करो 240। सही बात है, 0 का 0 ऐसे दिख ही रहा है। 12 में 8 जाएगा 4, 11 में 9 जाएगा 2, पूरा कंफर्मेशन हो गई 240। नीचे में आ जाएगा 2 इंटू में x माइनस 14, इनको हाँ काट ही दें यहीं पे, 1 2 0। तो y माइनस 980 इक्वल टू 120 ना क्या करेगा, x से भी मल्टीप्लाई करेगा और 120 14 से भी मल्टीप्लाई करेगा। सही बात है ना, याद है? रुक जाओ, कितना होता है? एक तो 0 तो आएगा ही। 14 गुना 2 28, बाकी 2 14 2 16, 1680 गुना करके 120 गुना 14, इतना। अब क्या करो, इस खाली y को उधर रहने दो, माइनस वाले इधर कर लो। तो y बराबर 120 x माइनस 1680, ये माइनस में था, इधर आके 980 प्लस में हो गया। तो फिर अगेन y बराबर 120 x, ये देखो माइनस में है, ये प्लस में, जुटेगा तो बिल्कुल नहीं, घट जाएगा, बड़े वाले के साइन रहेंगे, तो 700 बचेंगे सिर्फ। कोई दिक्कत है यहाँ ऐसा घटाव करने में? अब चलते हैं सवाल में, लास्ट लाइन लिखा है कि कहाँ गया
विक्रय मूल्य तथा मांग को माध्य के रैखिक समीकरण तो निकल गया, ज्ञात करिए, निकाल दिए समीकरण। प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपया प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। अब दाम क्या हो गया, 14 था, 16 था, अब क्या हो गया 17, मतलब x के जगह लिखेंगे जब x बराबर 17, तो जहाँ x दिख रहा है ना 17 रख देना, तो y क्या निकलेगा, लीटर, कितना दूध बेचेगा, तो y क्या था, बेचे हुए लीटर में दूध के मात्रा, तो y इक्वल टू 120 इंटू 17 पहले लिखेंगे, माइनस ये 17 है, माइनस में 700, इनको ठीक कर दो, बस आंसर तुम्हारे हो गए। समझे बात को, तो 120 गुना 17 करो पहले, 17 दूनी 34 होता है, हासिल 3 हो जाएगा, 17 3 20 होता है, 1 0 बढ़ जाएगा इधर, माइनस में 700 होगा, तो कितने 2040 में 700 घटा देंगे, इतना लीटर, यहाँ लिख दो लीटर, y का मान निकलता है तो लीटर हुआ एक तरह से, इतना लीटर दूध बेच सकता है। इनको समझो, ये और यहाँ अंतःखंड है, x वाले पे भी कुछ ना कुछ काट रहे हैं और y वाले पे भी कुछ ना कुछ काट रहे हैं, जो मध्य बिंदु है इन रेखाखंड का कहीं तो होगा, इसके एकदम बीच में मध्य बिंदु समझ लो, जिसका दिया है P A B, ऐसा दिया, ये P क्या है, मध्य बिंदु। तो इस क्षेत्र का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन में, इसीलिए इसको बना लेना, छोड़ना मत। तो अक्ष के बीच में रेखाखंड है जिनका मध्य बिंदु P है, उसका निर्देशांक है AB, बनाओ उसको, ये हो गया, पूरा हो गया, उनको जल्दी जल्दी करो। और उसी रेखा का समीकरण प्रूफ करना है कि इतना दिख रहा है, x/a प्लस y/a, तो प्रूव दैट रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b इक्वल टू 2 है। अरे ये चीज़ें उपयोग नहीं करनी हमें, इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ऐसा जो रेखा है ना, मध्य बिंदु रखा है ए बी, तो समीकरण उसका यही होगा, तो कैसे होगा वो हमें दिखाना है। हाँ, किसी रूप दो जैसा लग रहा है, किसी समीकरण ऐसा पढ़े थे ना, अंतःखंड रूप समीकरण एक था, लेकिन ऐसा रेखा है तो 2 होता है यहाँ, तो वही बातें हमें प्रूफ करना है। ऐसा 1 होता है, सूत्र में होता है, वो बात को याद रखते हैं, हम इसको गलत नहीं बोल देंगे, सवाल है गलत है, ऐसी बात नहीं है, वो होता है 2, तो कैसे होता है प्रूफ करना है। अच्छा ये बताओ, कोई रेखा होती है x अक्ष को जहाँ पे काटती तो x अंतःखंड होता है कि नहीं, वो यहाँ लिख देंगे x अंतःखंड, और जो y अक्ष पे जहाँ तक काटती है क्या होता है, वो y अंतःखंड, ऐसे करके लिख दो। अब ए बी तो हम ले नहीं सकते, सूत्र के अकॉर्डिंग हमने x/a पढ़ा है, y/b पढ़ा है, ए बी ऑलरेडी यूज कर लिया गया, हम नहीं ले सकते, तो कुछ नया चीज़ सोचेंगे, यहाँ से यहाँ तक सोचेंगे, h है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, h0, ठीक है, और इसके लिए कुछ नया चीज़ सोचो k, तो 0 k हो जाएगा इसका निर्देशांक, होगा कि नहीं, k 0 k लिखना, यहाँ h0 लिखना, वो x अक्ष पे y वाला 0 होता है, y अक्ष पे x वाला 0 होता है, तो ए बी नहीं ले सकते क्योंकि कन्फ्यूजन बढ़ेगी उस वक्त, क्या कि वो एक ए बी मध्य बिंदु भी है। कर दिया यहाँ तक। इस पॉइंट का बगल में लिखो h0 और इसके बगल में लिखो 0 के, y वाले स्लोप इंटरसेप्ट पे लिखिए 0 के, और तुम्हें इस रेखाखंड को ध्यान से देखो, अब अंतिम बिंदु तुम्हें दिख रहा है दोनों तरफ का, h0 भी मिल गया और 0 के भी मिल गया, और ये सवाल में पहले से दे रखा है कि P क्या है, इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का उपयोग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P क्या है, जो ए बी है रेखाखंड का मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होता है तो तुम्हें पता होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 लिखते हैं,
तो यहाँ जो a है ना इतने बराबर क्या लिखेंगे ना कि a बराबर x1 देख रहे हो 0, x2 देख रहे हो h, घटाना नहीं पड़ता जोड़ना पड़ता है, तो x वाला x से जुटेगा तो 0 + h बटे क्या लिखेंगे 0 + h बटे 2 कोमा b हो गया y के जगह पे, तो b बराबर क्या लिखेंगे k + 0 बटे 2। ये मध्य बिंदु के कारण ऐसा लिखेंगे। और यहाँ से आगे बढ़ो a बराबर 0 में h जुटेगा कितना होगा h बटे 2, ये 2 हो गया कोमा b = k में 0 जुटेगा k/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मध्य बिंदु था, दिया था, बोला था, उनका उपयोग कर लिए। कोना कोनी यहाँ गुना कर दे, इसके नीचे 1 छुपा है तो h गुना 1 क्या होगा h बराबर 2a कोमा k बराबर 2b। और अंतःखंड समीकरण क्या जानते हैं, अंतःखंड रूप समीकरण क्या जानते हैं x बटे a y बटे बराबर 1, ये तो तुम जानते हो है ना। समीकरण 1 इसको मान लो। अब लिखो समीकरण 1 में a और b का मान रखने पर a तथा b, इस सवाल को ऐसे सॉल्व किया जाता है, जो चीज़ें दिया रहे ना उसका उपयोग करो। समीकरण 1 ये पहले से जानते हो अंतःखंड का ऐसा होता है, इसमें मान रख देते हैं a और b का। रखने पर तो x के जगह कुछ नहीं, a के जगह नया चीज़ रखेगा, जो a के जगह क्या दिख रहा है नहीं अंतःखंड, इनके कारण क्या होगा अंतःखंड यहाँ चेंज होगा। ध्यान से सुनना पहले, अंतःखंड यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है h दिख रहा है ना, तो इसके कारण यहाँ a नहीं होगा, यहाँ क्या लिखना चाहिए हमें h। और इस रेखा के लिए अंतःखंड y पे क्या दिख रहा है k, इसलिए यहाँ हमें k लिखना चाहिए। और यहाँ जो हम लिखे हैं h तथा k का मान रखने पर जो हमने निकाल के रखा, तो x बटे h के जगह क्या लिखेंगे 2a y बटे 2b बराबर में 1। समीकरण 1 तो 1 दे। अब नीचे कुछ ऐसा करो, दोनों में बटे 2 देख रहे हो, कॉमन ले लेंगे, x बटे a y बटे b बराबर 1। 2 ना उधर नीचे में इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से आके 2 गुना करेगा तो क्या बन जाएगा 2, तो ये बिल्कुल इसके जैसा हो गया। तो लास्ट में लिख दीजिए प्रूव्ड। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, उतना ज़्यादा हल्ला नहीं करो, अब इनको समझो थोड़ा, उससे ज़्यादा ही मजबूत सवाल है ये। इसमें मध्य बिंदु नहीं दिया, लेकिन अंतः विभाजन वाला सूत्र का काम करने को दिया है। कोई रेखाखंड है, मूल बिंदु से ये कुछ x अंतःखंड पे है, ये हो गया x, जिसका पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा a0। इसमें a भी नहीं दिया था, यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा इसका 0b, y वाले का क्या निर्देशांक हो जाएगा 0b। अब सवाल में है इसी रेखाखंड पे एक बिंदु है r, जिसका निर्देशांक है h के, यहाँ पे समझ लो r है h के, और जो अनुपात विभाजित किया इसने 1:2 में इस रेखाखंड को। तो अगर ऐसा किया हुआ है तो रेखा का समीकरण चाहिए। यही रेखा है L, तो यहाँ पे लिख लीजिए दिया है R, इसका निर्देशांक h के है, रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा। रेखा के समीकरण क्या होगा ज्ञात करना है। तो अंतःखंड वाला जैसे दिखे ना, तो आज समझ जो आंसर तो मिलेगा हमको इसके रूप में,
इस रूप में हमें निकालना है आंसर। होगा क्या अलग बात है, लेकिन x बटा इतना y बटा इतना ये सब देखना चाहिए। तो आगे चल के लघुत्तम सब ले लेंगे, बाद में सोचा जाएगा, लेकिन हाँ इनका उपयोग करेंगे। ये जो लिखा है 1:2, इनका उपयोग करना है। तो यही जो बिंदु है, नहीं लिखा अभी तक, थोड़ा स्पीड में करते तो समझना भी, हमें आगे चैप्टर जानने फिजिक्स में। ये जो बिंदु है, यही जो x है, x के जगह h लिखा है, y के जगह k लिखा है। तो यहाँ x बराबर लिखते तो यहाँ क्या लिखेंगे, h बराबर mx2 m1x2, जो तुम जानते हो सब दिन से वही करो। m1 1, x2 यहाँ पे देख लो 0, मतलब 1 गुना 0 प्लस, फिर क्या बोलते हैं m2 x1, m2 क्या है 2 है, x1 क्या a है 2a। नीचे क्या लिखते हैं m2 प्लस m1, यही सब ना, मतलब कि 1 प्लस 2, ये हो गया h बराबर k बराबर क्या होगा, सोचो जल्दी। y की जगह पे 1 गुना m2, 1 गुना b, फिर क्या 2 गुना 0। तो ये बात सबको समझ आ रही है ना, बटे में फिर अनुपात का योगफल 1 प्लस 2, ये सब आ रहा है h और k का मान। ठीक करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, 0 में 2a ऐड करेंगे क्या मिलेगा 2a, नीचे ऐड होके 3 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 इंटू बी तो b होता है, ये तो 0 हो जाएगा, b में 0 ऐड करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, बटे 3। कोना कोनी गुना करिए ज़रा, एक छुपा है तो 2a इक्वल टू 3h, इसके नीचे एक छुपा है तो b इक्वल टू 3k, a रहने देता, 2 इधर कर लेते हैं, a इक्वल टू 3/2h कह सकते हैं सर, और b इक्वल टू ऐसे दिख रहा है। अंतःखंड समीकरण क्या जानते हैं, अंतःखंड रूप हम जानते हैं x बटा a होता है प्लस y बटा, ये y लिखा बराबर में 1 होता है, a और b पता चल चुका है, इसमें रख दो, मतलब समीकरण 1 मान लो, ये लाइन लिख लो, समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर है लगभग इसी के जैसा सवाल, उसमें साबित करना था, इसमें निकालना था कि क्या होगा। तो x रहने देते हैं, a की जगह देखो क्या लाया हमने 3/2h प्लस y रहने देते हैं, b की जगह क्या लाया 3 बराबर में 1 होता है। ये जानते हो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2x बटे 3h ये जैसा वैसे रह जाएगा, ठीक है। अभी और ज़्यादा आगे बढ़ सकते, 1/3 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो 2x, चलो अब लिखो कॉपी में जल्दी जल्दी, फुल स्पीड में आगे बढ़िए जल्दी से, 3 को भी इधर कर देते हैं, तो 2x बटे h प्लस y बटे k बराबर 1 गुना 3 हो जाएगा। और यहीं तक छोड़ सकते, या नहीं तो हो चुका है उस रूप में आया, या नहीं तो लघुत्तम लेंगे, h के आएगा लघुत्तम, बढ़ ही जाते हैं। कुछ बुक्स में यहाँ तक आंसर नहीं दिया, इनके बाद वाला आंसर दिया जो लघुत्तम एलसीएम सब करने के बाद होता है। तो h और k का एलसीएम होता है h के, h तो h काट देगा तो 2x k यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस k, और k को काट देगा तो yh बराबर में 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फाइनल आंसर पे पहुंच गए, yh बराबर 3h k। अब या तो ये तुम्हारी किताब में होगा या नहीं तो ये होगा, कुछ ऐसे रेफरेंसेस बुक में यहीं तक आके छोड़ता है, वो इसलिए कि कौन सा रूप है अंतःखंड। तो कुछ भाग a b c, तुम्हारी कॉपी में इस तरह से मत बनाना, ऐसा बनाना 3 -2 और -2, ये 8 और 2 है। वो संरेख होने का मतलब क्या है, 2 बिंदु का उपयोग करेंगे समीकरण निकालेंगे, तीसरे बिंदु का उपयोग कर लेंगे समीकरण संतुष्ट करने में, और कोनो भारी बात नहीं है। स्लोप पे दिमाग मत लगाओ, यहाँ ऐसे लिखो
बिंदु ए तथा बी से तो ये 20 नंबर इधर बना रहे हम, ये 19 का था। समीकरण नहीं, हाँ समीकरण निकालना है किसका, ए तथा बी से पास करने वाली रेखा का। दो बिंदु से पास करने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1। छोड़ो बातचीत बंद करो अब। y1 की जगह 0, फिर y2 माइनस y1 करना होता है तो -2 -0 लिखेंगे। x2 माइनस x1 करना होता है तो -2 -3 लिखेंगे इंटू x माइनस x1 की जगह 3 दिख रहा है, इनको सॉल्व कर दो खाली। y में 0 माइनस करने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ऐसे ही -2 रह जाएगा यहाँ, फिर -5 हो जाएगा, यहाँ x -3 हो जाएगा। और दोनों के माइनस काट भी दो, ऊपर नीचे दिख रहे हैं। इसके बाद y इक्वल टू हो गया 2/5 इंटू एक्स -3। 5 को उधर लेके चले जाइए, 5y इक्वल टू 2x -6। ये हो गया समीकरण, ये जो दिख रहा है ये हो गया समीकरण ए और बी से पास करने वाले के लिए। अब रही बात संरेख वाला बात था, तीनों बिंदु संरेख ऐसे साबित करना है हमें, दिख तो रहा है वैसे हमने जानबूझ के चित्र बनाया। तीसरी बिंदु बच गया सी, 8 2, x की जगह 8 दिख रहा है, y की जगह 2 दिख रहा। जहाँ जहाँ x है वहाँ 8 लिख देंगे, जहाँ y है वहाँ 2 लिख देंगे। LHS RHS अगर बराबर आ गया तो समझो संतुष्ट करता है वो बिंदु इस रेखा को, और संरेख भी है। तो लिखेंगे तीसरे बिंदु क्या है, C है 8 2 के लिए। तो 5 y के जगह लिख देंगे 2 बराबर, चेक करते हैं, 2 इंटू एक्स के जगह लिख देंगे 8 -6। 5 दूनी 10 होता है, 8 दूनी 16 -6 होता है, दोनों तरफ 10 हो गया, एकदम बराबर है, दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल आ गया। तो कह देंगे यहाँ ये तीनों बिंदु संरेख हैं।